Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are starting with class 12th chemistry and the chapter we are covering is biomolecule. So इस चैप्टर में बेसिकली हम कवर कर रहे हैं CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है हमारा 2023-24 के लिए हम उसको कवर कर रहे हैं. सो हमारे पास जो चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं वह है बायोमोलिक्यूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं. सो इसका नाम बता रहा है बायो एंड मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो सच एज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये बायोमोलिक्यूल विच आर नेसेसरी फॉर द एंजाइम्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स. So they are basically store and exchange energy such as ATPs. These all are basically required for proper functioning and structuring of our body. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है, मोनो, ओलिगो एंड पोली. मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. अब देखिए मोनोसेकेराइड में क्या होगा, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, लाइक ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं बट सिंपलर मॉलिक्यूल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जिनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोनोसेकेराइड्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की. अब ओलिगोसेकेराइड्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, ओलिगोसेकेराइड्स हम उनको कहते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अप टू 2 to 10 यूनिट्स तक. सो जिनको हम 2 to 10 यूनिट्स तक कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स. सो दे कैन बी फर्दर डाइसेकेराइड हो सकते हैं, ट्राइसेकेराइड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स. सो सुक्रोज हमारे पास डाइसेकेराइड है, क्यों, बिकॉज जब भी हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो ग्लूकोज यहाँ पे सुक्रोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड. अगर रेफिनोज की बात करते हैं तो रेफिनोज ट्राइसेकेराइड है, क्यों, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होता है तो क्या देता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एंड ग्लैक्टोज. तो ये तीन बनते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेकेराइड. अगर पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो विद द हाई मॉलिक्यूलर मास कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis give large number of monosaccharide units and they are called as polysaccharides. Example starch, cellulose, glycogen, gums, ये सब क्या है, polysaccharide, because they are formed of like 100 to 200 units of glucose or fructose or monomer units. So शुगर एंड नॉन शुगर की बात करते हैं आगे. तो शुगर और नॉन शुगर बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं इनको हम. तो शुगर और नॉन शुगर में देखिए हमारे पास जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं एंड ओलिगोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, स्वीट इनका टेस्ट होता है, सॉलिड होते हैं ये और वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, शुगर. एंड जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या होते हैं, अमरफस हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, टेस्टलेस है और उनको हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर. सो आगे आते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स. अब इनको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग हम किस बेसिस पे बोलेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट के बेसिस के ऊपर. देखिए जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है उनके अंदर क्या होगा, फ्री एल्डिहाइड या होगा फ्री कीटोन, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या होगा फ्री कीटोन ग्रुप. तो अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा तो वो फाइलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट को क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे. सो उनको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स. जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं चाहे एल्डोज है, कीटोज है, सब क्या है, वो रिड्यूसिंग नेचर में. बट जितने भी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके पास रिड्यूसिंग पार्ट नहीं होगा, इट मीन्स कि जिनका फ्री एल्डिहाइड या कीटोन पार्ट नहीं होगा और दे कैन नॉट रिड्यूस द फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट. जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं लाइक स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग
कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की। अब मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उनको बोलेंगे एल्डोज, अगर कीटोन ग्रुप है तो बोलेंगे कीटोज। नंबर कार्बन एटम 3 है तो ट्राइओज, एल्डो ट्राइओज बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो ट्राइओज इट मीन्स कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। टेट्राओज मतलब 4 ग्रुप हैं, तो कौन से, अगर एल्डो है तो एल्डोज, अगर कीटोन है तो कीटो टेट्रोज। वैसे ही पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड यूनिट है। अब ग्लूकोज की बात करते हैं तो हमारे पास इट अकर इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। इट प्रेजेंट इन फ्रूट, स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। राइप ग्रेप्स कंटेन ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की प्रेपरेशन कहाँ से होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल है सुक्रोज से, इट मीन्स केन शुगर से। जब केन शुगर को बॉयल किया जाता है डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इट मीन्स या 1:1 होगा या 2:2 में मिलेगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्च से। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे HCl या H2SO4 दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं सुक्रोज से। अगर हम स्टार्च से बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 393 केल्विन। अंडर प्रेशर ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड। सो कमर्शियल मेथड कौन सा है, जो स्टार्च से ग्लूकोज मिलता है। अब स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ग्लूकोज की एल्डोहेक्सोज है, इट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है, और साथ में क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में 6 कार्बन एटम्स है। सो इट इज़ अ मोनोमर of many large carbohydrates like starch and cellulose, most abundant organic molecule। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं D एंड L। D मीन्स है डेक्सो एंड L मीन्स है लेवियो। डेक्सो मीन्स होता है राइट हैंड रोटेशन एंड लेवियो मीन्स होता है लेफ्ट हैंड रोटेशन। अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, इसके बाद जो है वो फर्दर हम अभी इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट में। सो यहाँ पे आप देखोगे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे आपको रोटेशन दिखेगी, ये जो 4 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ पे H राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे है। सो यहाँ पे राइट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, तो आपको ये रोटेशन दिखेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की जो प्रपोज की गई थी उसमें कहा गया था कि जो हमारी 5th नंबर वाली कार्बन एटम है, ये आप देखोगे यहाँ पे 5th नंबर की कार्बन एटम और 1st नंबर की जो कार्बन एटम है, जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप की कार्बन एटम है, वो कंबाइन करेगी किसके साथ, 5th नंबर ऑफ कार्बन एटम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे जब 1st नंबर की कार्बन 5th नंबर के OH ग्रुप के साथ कंबाइन कर रही है तो यहाँ पे बीच में बॉन्डिंग आ रही है किसकी, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग आ रही है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे आप देखोगे तो OH ग्रुप इधर है, यहाँ पे ग्रुप है तो वो आपको रोटेशन दिखेगी। यहाँ पे OH राइट हैंड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे है। सो यहाँ पे आपको जब आपके पास D वाली है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज, और यहाँ पे जब अपोजिट हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, बीटा ग्लूकोज। सो यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद करते हैं द 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 विच इज कॉल्ड एज एनोमरिक कार्बन। तो देखिए यहाँ पे दो मतलब बाकी सब सेम है। अगर हम बात देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को, अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको फर्स्ट जो कार्बन है उसी पे क्या दिख रहा होगा, डिफरेंस, मतलब रोटेशन का। OH ग्रुप की रोटेशन का आप देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे ही आपको क्या दिख रहा है, इसका डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर ये जो ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे जो डिफरेंस है, अगर पूरे मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन पे ही डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर। So the 2 cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1 which is called as anomeric carbon corresponding to the formation of alpha and beta forms.
सो इनको क्या बोलेंगे, अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर। कब बनेंगे ये, जब सिर्फ कौन सी कार्बन पे डिफरेंट है, ओनली फर्स्ट कार्बन ऑफ द सीरीज। सो अब देखिए ये हमारे पास है, इट शुड बी नोटेड दैट अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर नॉट मिरर इमेजेस। सो अल्फा और बीटा को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो एनेंशियोमर्स है। सो अल्फा एंड बीटा आर नॉट एनेंशियोमर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो जो ग्लूकोज की बेस स्ट्रक्चर है वो क्या है, पायरेन। पायरेन क्या होती है, 5 कार्बन एटम्स होंगी बट एक साथ में 6 मेंबर्ड रिंग होंगी विद 5 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे ये आपके पास है पायरेन। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। अल्फा डी में देखेंगे आप तो डिफरेंस कहाँ पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे OH और यहाँ पे दोनों में अल्फा में फर्स्ट कार्बन पे OH और बीटा में फर्स्ट कार्बन पे OH। आप देख सकते हो दोनों में यहीं पे डिफरेंस है, बाकी सब जगह सेम लगे हुए हैं ग्रुप। यहाँ पे भी OH डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, यहाँ 3 पे अपवर्ड है OH, यहाँ पे 3 पे अपवर्ड है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो फ्रुक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज है। ग्लूकोज की बात की थी हमने तो ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज। फ्रुक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, elemental analysis and various reactions. Its molecular formula is found to be similar to the glucose and its open chain structure is like this, CH2OH। यहाँ पे पहले ग्रुप कौन सा था, CHO एल्डिहाइडिक था ग्लूकोज में, यहाँ पे आता है कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट आपके पास CH2OH आ गया। अब फ्रुक्टोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म लाइक ग्लूकोज, अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। सो 5 मेंबर्ड रिंग होती है बट फ्रुक्टोज में क्या, ग्लूकोज में क्या होती है, 6 मेंबर्ड है, फ्रुक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अब कैसे होगा। इसमें फर्स्ट ग्लूकोज में क्या होता था, फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन होता था बट यहाँ पे किसके साथ होगा, सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में ज्वाइनिंग होगी, किसके थ्रू, OH ग्रुप के थ्रू। सेकेंड और फिफ्थ कार्बन में ज्वाइनिंग हो रही है किसके थ्रू, OH ग्रुप के थ्रू। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैसी रिंग है, 5 मेंबर्ड है, वहां पे कैसी थी, 6 मेंबर्ड। यहाँ पे CH2OH ग्रुप, यहाँ पे CH2OH ग्रुप, दोनों जगह आप देख सकते हो। बाकी सब जगह आपको जो है वो पोजीशन OH की सब जगह सेम मिलेगी, H की सब जगह सेम मिलेगी, बट फर्स्ट कार्बन पे की आपको दिखेगी उसकी पोजीशन चेंज दिखेगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अल्फा होगी तो अपवर्ड है CH2OH एंड अगर हम बात करते हैं बीटा है तो डाउनवर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। अब डाइसेकेराइड्स क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और स्पेसिफिक एंजाइम दे गिव राइज टू मोनोमर्स। अब यहाँ पे C12H22O11 है, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, C6H12O6 एंड C6H12O6। So in disaccharides, 2 monosaccharide units are joined together by the oxide linkage। आपको ध्यान रखना है। अब ये ऑक्साइड लिंकेज कैसे बनती है, विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब सिंपल, जैसे ऑक्सीजन के साथ जब लिंकेज आती है, ऐसे जब लिंकेज आएगी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे एक यूनिट है, लेट्स सपोज ये B यूनिट है और ये A यूनिट है, या A और ऑक्सीजन आ गई और A यूनिट है। अगर इस तरह की लिंकेज आपको दिखती है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट मीन्स कि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनको कौन लिंक कर रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखो सुक्रोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है किसके बीच में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में। C1 है अल्फा डी ग्लूकोज और जो हमारे पास C2 है किसका, यहाँ पे बीटा डी फ्रुक्टोज का। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और C1 C2 की है, C1 ग्लूकोज का है और C2 है हमारे पास फ्रुक्टोज का। तो इनकी जब ज्वाइनिंग होती है तो क्या बनता है हमारे पास, सुक्रोज। एक यूनिट ग्लूकोज की है, एक यूनिट फ्रुक्टोज की है। बॉन्डिंग कौन सी होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और किसके बीच में है, ग्लूकोज का कौन सा यूनिट है, C1 और फ्रुक्टोज का है C2। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे C2 और C1 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल्टोज की। अब माल्टोज की स्ट्रक्चर में क्या होती है, माल्टोज में बनता है 2 ग्लूकोज यूनिट से बनता है,
कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रही है। बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, C1 एंड C4 में, दोनों कौन सी होती हैं, ग्लूकोज यूनिट्स हैं। बॉन्डिंग कौन सी है, ग्लाइकोसिडिक। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास देखिए यहाँ पे C1 और C4 लिंकेज है, तो फोर्थ कार्बन पे भी OH होगा डाउनवर्ड और फर्स्ट कार्बन पे भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा डी ग्लूकोज है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, तो सेम ग्लूकोज यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे C1 और C4। रिलीज क्या होगा यहाँ से, माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तभी यहाँ पे क्या बन पाएगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक्टोज की। सो लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, हमें पता है मिल्क में प्रेजेंट होता है और इसको क्या कहते हैं हम, मिल्क शुगर। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है वो कैसे बनती है, C1 होता है किसका, अल्फा डी ग्लैक्टोज का, और किसके साथ लिंकेज होती है, C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। और लैक्टोज किस टाइप की शुगर है, यह है रिड्यूसिंग शुगर। अब लैक्टोज की बात करें तो हमारे पास इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कौन सी लिंकेज आ गई यहाँ पे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में, C1 है किसका, C1 आ गई हमारे पास अल्फा डी ग्लैक्टोज एंड C4 आ गई बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। सो इन दोनों के बीच में C1 C4 लिंकेज है, ऑक्सीजन के साथ है तो लिंकेज आ गई ग्लाइकोसिडिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। अब पॉलीसेकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं ऑफ किसके, मोनोसेकेराइड यूनिट्स के। लिंकेज कौन सी होती है इनमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जाम्पल आ गए हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये क्या है, सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। सो बेसिकली जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन, ये एक तरह से फूड स्टोरेज मटेरियल की तरह काम करते हैं या स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह काम करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टार्च की। पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है किसका, प्लांट्स का। हाई कंटेंट प्रेजेंट होता है स्टार्च का कहाँ पे, सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में एंड सम इन वेजिटेबल्स। स्टार्च किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का। सो दो तरह की यूनिट्स होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का, इसमें 15 to 20% स्टार्च कंटेंट अमाइलोज बनाता है। स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की। ज्वाइन किसके थ्रू होते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी लिंकेज आ गई इसमें, C1 एंड C4। कौन सी लिंकेज है, ऑक्सीजन के साथ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगी। सो यहाँ पे देखेंगे आप C1 और C4, C1 C4 आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, रिलीज होगा किसका, -H2O, लिंकेज आ रही है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की। तो अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड है, इंसोल्यूबल किस में है, वाटर में, एंड इट मेनली फॉर्म 80 to 85% ऑफ द स्टार्च। ब्रांच चेन पॉलीमर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, इन विच चेन इज फॉर्म्ड C1 एंड C4। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसमें दो टाइप की लिंकेज होती है अमाइलोपेक्टिन में, एक तो C1 C4 होगी जो स्ट्रेट चेन बनाएगी, और अगर जो ब्रांचिंग होगी वो होगी C1 और C6 के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये C1 C6 आ गई जो बना रही है ब्रांचिंग, और C1 C4 बना रही है स्ट्रेट चेन। तो दोनों ही क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से। हमने पहले बात करी स्टार्च की, स्टार्च बनता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से। अब सेलुलोज है वो बनता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से। सेलुलोज में कौन सी होगी, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसके बीच में, C1 एंड C4 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स। Cellulose occur mainly in the plants and it is the most abundant organic molecule in plant kingdom। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास C1 C4 लिंकेज है, बट किस फॉर्म में आती है, ब्रांचिंग की फॉर्म में, और बेसिकली हम बात करें तो बीटा जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन करती हैं आपस में। तो ये आपके पास आ गया जो है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। जैसे हमने बात करा अमाइलोपेक्टिन है, वैसे ही ग्लाइकोजन होता है, और ये मोर ब्रांच, बट इट इज़ मोर ब्रांची देन
अमाइलोपेक्टिन। इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च। बेसिकली जितना भी फूड स्टोरेज की जाती है बॉडी में या बॉडी के लिए एनर्जी स्टोरेज किया जाता है वो करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हमारी बॉडी जब भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब बॉडी को नीड होती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और वो बनाता है ग्लूकोज। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर में, मसल्स में एंड ब्रेन में। लीवर, मसल एंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब प्रोटीन्स क्या है हमारे पास, हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड of alpha amino acid and they are present in the all living cells. They occur in every part of the body and form the fundamental basic structure and function of life. अब प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बना हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है प्रोटीयस, और प्रोटीयस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइम इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स बेसिकली दे आर मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स क्या है प्रोटीन्स के, मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, मेन सोर्सेज हैं हमारे पास प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन्स हमने बोला किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप, दोनों प्रेजेंट होते हैं। अमीन ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, तो दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड को हम अमीनो एसिड। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप with respect to COOH group, amino acids are classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. Hydrolysis of proteins only give alpha amino acids, याद रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो R एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, और यहाँ पे COH ग्रुप आ गया, NH2 आ गया। R ग्रुप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लाइक CH3, C2H5, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की। तो देखिए जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है और हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, और हमें वो डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है और हमें उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की। अब अमीनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, अमाइड बॉन्ड, एंड देन दे फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करती हैं यूनिट्स, तो क्या बनाती हैं, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लाइएलानिन बन रहा है, तो ये कब बन रहा है, जब हमारे पास अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होंगे, देखिए पेप्टाइड की बात करें उसके बाद हम आगे पॉलीपेप्टाइड पे। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, अ डाइपेप्टाइड कंटेन 2 अमीनो एसिड लिंक्ड विद 1 पेप्टाइड लिंकेज। एंड ट्राइपेप्टाइड में क्या होगा, जैसे अगर लेस्पोज ये हैं 2 हैं तो इनके बीच में एक ही लिंकेज आएगी, अगर 3 है तो बीच में 2 लिंकेज आएंगी। सो व्हेन नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10 विच इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कब बोलेंगे, जब हमारे पास अमीनो एसिड की जो यूनिट्स हैं वो मोर देन 10 होंगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है डिफरेंट बेसिस के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप या मॉलिक्यूलर शेप, तो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन यहाँ पे क्या होंगी, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन आर पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी, मतलब सल्फर की बॉन्डिंग होगी। सो नोन एज फाइब्रस प्रोटीन। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल है केराटिन, मायोसिन, ये प्रोटीन्स है जो पानी में इनसॉल्युबल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलर। अब ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगी। When the polypeptide chain coil around to give a spherical shape, the formation of globular protein take place. Such proteins are soluble in water like insulin and albumins. मतलब इस तरह से कुछ कंबाइन कर जाती हैं तो वो बनाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स में हैव 1 or more polypeptide chain. Each polypeptide in the protein has amino acid linked with a specific sequence and it is
then sequence of amino acids said to be the primary structure of a protein. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिंगल मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा इनकी और कॉइलिंग हो जाती है. रेफर टू द शेप ऑफ ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, दे फाउंड इन 2 डिफरेंट वेज. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है और बीटा प्लीटेड शीट है. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से आती है और बीटा प्लीटेड शीट की बात करें तो वो इस तरह से शीट बनाती है. जितने भी हमारे पास जो सिल्क है ये सब किस कौन से होते हैं, बीटा प्लीटेड शीट की फॉर्म में होती है उनमें. नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की. तो टर्शरी में क्या हो जाएंगी प्रोटीन्स की और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी. तो फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू बेसिकली टर्शरी प्रोटीन्स. एंड क्वाटरनरी इट मीन्स मोर एंड मोर coiled structures are formed quaternary proteins. अब बात कर अब बात करते हैं नेक्स्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की. उसका नाम बता रहा है डी नेचर करना प्रोटीन को, मतलब यूज ऑफ केमिकल्स, हीट, इसके थ्रू जब हम प्रोटीन को उसके जो उसका एक्चुअल नेचर है, जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसको जब हम अनकॉइल कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. सो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटीन ड्यू टू अनफोल्डिंग ऑफ द ग्लोबुलर और अनकॉइलिंग ऑफ हेलिकल of the proteins is called denaturation of protein. So during denaturation क्या होता है, secondary और tertiary structures क्या हो जाएंगी, destroy हो जाएंगी, but primary structure intact रहती है. अब coagulation of white egg on boiling is a common example of denaturation. Example next हम बात करते हैं enzymes की. Enzymes क्या है, colloidal solution है किसका, proteins का, which work as a biological catalyst. ध्यान रखना है आपको, एंजाइम बेसिकली हैं दे आर द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन. ये भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंजाइम है सब कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन. सो जाइमेज, इन्वर्टेज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास एंजाइम्स की. द एंजाइम्स के लिए जो मतलब उनके काम करने के लिए जो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है, 298 केल्विन टू 303 केल्विन. एंड जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उनकी एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है. प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम की, बेसिकली दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंड दे स्पीड अप द रिएक्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं वो कब काम करते हैं, एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. देयर मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स एंड वेरियस मैकेनिज्म्स, सो एंड स्टॉप्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. कौन सा फंक्शन, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म से. मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ही काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और जो है एंजाइम दूसरे के काम को ख़त्म करते आके. सो अब हम बात करते हैं कि जो एंजाइम्स के एक्शंस हैं उनको कौन कौन से मतलब किस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं जो उनके फंक्शन को स्टॉप करते हैं या इनहिबिट करते हैं. तो यहाँ पे 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं को फैक्टर, एक होता है को एंजाइम. को फैक्टर क्या होगा, जो एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होगा उसको हम बोलेंगे को फैक्टर. और को एंजाइम होगा जब रिएक्शन के लिए हमने एंजाइम को यूज़ किया है और वो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब वहाँ पे एंजाइम के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, उस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, को एंजाइम. सो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए एंजाइम एंड को एंजाइम क्या होते हैं. सो बेसिकली को फैक्टर कोवलेंटली अटैच होते हैं और को एंजाइम कब अटैच होते हैं, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन. अब देखिए जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं एंजाइम्स की तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुफिक्स एज. जैसे यूरिया के लिए यूज़ किया तो यूरेज, माल्टोज के लिए यूज़ किया तो माल्टेज, इन्वर्टेज के लिए यूज़ किया तो इन्वर्टेज. मैकेनिज्म क्या है इनका, लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं. सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे, एक बॉन्ड बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट का. देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अंडरगो इंटरनल रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट. देन एंजाइम रीजनरेटेड फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपके पास एंजाइम है
ये एंजाइम है आपके पास, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, पहले सबस्ट्रेट आके एंजाइम की साइड पे एक्ट करेगा, यहाँ पे ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर सबस्ट्रेट्स के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ये चले जाएंगे एक प्रोडक्ट की फॉर्म में और एंजाइम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के लिए फिर से जो है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन की। अब विटामिन क्या है? दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनिमल्स and some bacteria and microorganisms. Vitamins are not synthesized by animals except vitamin D. And vitamins जो है वो हमें सप्लाई होती हैं ऑर्गेनिज्म से थ्रू फूड and they are essential dietary factor. Vitamins are the group of organic compounds which are essential for normal growth and nutrition and are required in very small amount for maintaining optimum growth and good health. Their absence can cause specific deficiency diseases. Vitamins cannot be synthesized in our body, but plant can synthesize their almost all of the vitamins. Vitamin D is exception because it can be made in the skin from the exposure of sunlight. अब विटामिन्स की क्लासिफिकेशन है, दो उनकी जो क्लासिफिकेशन है they can be done on the two bases. First is fat soluble vitamin, next is water soluble. Fat soluble vitamins कौन सी होती हैं? A, D, E, K, ये हैं फैट सॉल्यूबल। रेस्ट विटामिन बी एंड सी क्या है? वाटर सॉल्यूबल। जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं वो बॉडी में इजीली स्टोर नहीं हो पाती हैं, तो वो हमें रेगुलर उनका इंटेक लेना पड़ता है। नेक्स्ट आ गई विटामिन एच, ये बायोटिन है, ये एक्सेप्शन है, ये ना ही सॉल्यूबल होती है वाटर में ना ही फैट में सॉल्यूबल होती है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास विटामिन और उनके सोर्स और उनके डेफिशिएंसी डिसीजेज। विटामिन ए है तो ये किस किस में प्रेजेंट होती है? फिश में, लीवर ऑयल में, मिल्क में, बटर में, एग योक, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स में होती है। डिफिशियंसी से कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है? नाइट ब्लेंड हो सकती है और जीरोथैलेमिया हो सकता है। विटामिन B1 ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट से, ये जो है एग योक से मिल सकती है। और प्रॉब्लम क्या होती है? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो ग्रोथ रिटार्डेड हो सकती है, हमें भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, और प्रॉब्लम का नाम है बेरी। विटामिन B2 की बात करें तो कहाँ से मिलती है? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग योक। प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे हमारे सोर टंग हो जाती है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है स्किन पे, तो वो किसकी प्रॉब्लम से होती है? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है विटामिन B6। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या हो जाता है? नर्वस डिस्टर्बेंस हो जाती है। मिलती कहाँ से है ये? मिल्क से, सीरियल से, एग से, ईस्ट से, और जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। विटामिन B12 कहाँ से मिलती है हमें? मीट से, फिश से। और प्रॉब्लम क्या जाती है कि हमारे जो RBCs हैं उनमें हीमोग्लोबिन की RBC डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन के अंदर RBC कम हो जाते हैं। विटामिन C की बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हमें विटामिन C मिलती है और प्रॉब्लम हो जाती है अगर कमी हो तो ब्लीडिंग गम्स की, स्कर्वी इसको नाम कहते हैं। विटामिन D की डेफिशिएंसी से हम सबको पता है कि कौन सी प्रॉब्लम होती है? बोन्स की, हमें पेन की, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन अडल्ट्स, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। एंड इन इंडिया में विटामिन D3 का डेफिशिएंसी इज ऑन ए लार्ज स्केल। एक्सपोजर टू सनलाइट से, फिश से एंड एग योक से। विटामिन E की बात करते हैं हम तो हमें कहाँ से मिलती है? मिल्क से, घी से, वेजिटेबल ऑयल से। एंड इसकी अगर हमारे पास अगर डेफिशिएंसी हो बॉडी में तो इंक्रीज फर्जिलिटी ऑफ द RBCs एंड मस्कुलर वीकनेस आती है। विटामिन H की बात करें तो मिल्क, ईस्ट, लीवर, किडनी, लॉस ऑफ हेयर एंड डिडमिटिस। विटामिन K की बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें मिलती है, और इसमें अगर विटामिन K की कमी हो तो हमें चोट लगने पे हमारा जो ब्लड है वो क्लोटिंग में ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? The particles in the nucleus of the cell responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of protein, and another type of biomolecules called nucleic acid. These are the natural biopolymers made up of nucleotide units, जिनको हम क्या कहते हैं? Polynucleotides. Nucleic acids contain carbon, oxygen, nitrogen, and phosphorus. Carbon, nitrogen, oxygen, and phosphorus. So nucleic acid क्या है? ये पॉलीमर है in which nucleotides are the monomers. These are the biomolecule present in nuclei of all living cells in the form of nucleoprotein.
They are also called as polynucleotide. They help in the role of transmission of hereditary characteristics and synthesis of protein. Each nucleotide consists of 3 part: pentose sugar, nitrogenous base, phosphate group. So basically जितनी भी हमारे जो characteristics हैं of one generation to another generation ट्रांसफर होते हैं, वो बेसिकली कौन काम करता है? क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड से. सो न्यूक्लिक एसिड जो है उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लिक एसिड क्या क्या उनके अंदर क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. सो अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड है उनके अंदर क्या होता है? एक पेंटोज शुगर बेस होगा, एक नाइट्रोजनस पेंटोज शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा. अब नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड. तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड का इसको बोलेंगे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट. पेंटोज, नाइट्रोजनस एंड फॉस्फेट. तो ये होगा तीनों, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. और नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर को हम क्या बोलेंगे? एंड नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड. सो नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 2 टाइप. नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, मतलब प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स. प्यूरिन्स के अंदर आ जाते हैं एडेनिन मॉलिक्यूल एंड ग्वानिन मॉलिक्यूल. और पिरामिडिन्स के अंदर आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल. तो आपको याद रखना है ये AGCTU, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. सो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई इनकी. नेक्स्ट हम बात करते हैं. सो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एडेनिन कंबाइन करेगा किसके साथ? थायमिन के साथ. किसके थ्रू? डबल बॉन्ड के थ्रू. साइटिन कंबाइन करेगा ग्वानिन के साथ थ्रू ट्रिपल बॉन्ड के साथ. सो अब हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड के टाइप क्या है? DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इज योर RNA. DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. डबल स्टैंड एंड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इस तरह से. ये किसकी स्ट्रक्चर है? बेसिकली इस तरह से आप देख लो तो ये है DNA का स्ट्रक्चर. अब DNA के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगा और प्यूरिन कौन सा होगा? एडेनिन एंड ग्वानिन. और पिरामिडिन कौन सा होगा? थायमिन एंड साइटोसिन. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? AGCT, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन. फॉस्फेट ग्रुप होगा. इट कैन अंडरगो रेप्लिकेशन. इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं RNA की. अब RNA कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इसके अंदर क्या होगा? राइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेस. प्यूरिन्स कौन से होते हैं? AG. और पिरामिडिन कौन से होंगे? CU. ये ध्यान रखना है, वहाँ पे CT था, यहाँ CU है. फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा. सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है इसका. और इट डज नॉट अंडरगो रेप्लिकेशन. इट ओनली सिंथेसाइज. इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. So only hydrolysis of nucleotide produce phosphoric acid and nucleoside. It means nucleosides on hydrolysis form purines and pyrimidine base and a sugar moiety. So on hydrolysis of nucleotide, it produces phosphoric acid and nucleoside. So nucleoside की अगर hydrolysis होती है तो क्या बनेगा? So nucleoside की अगर hydrolysis होती है तो क्या बनेगा? Purines and pyrimidine base with sugar moiety. न्यूक्लियोटाइड क्या है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. सो जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे पास लिंक्ड होते हैं थ्रू वन अनदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म द ब्रिज बिटवीन C5 ऑफ द शुगर रेजिड्यू, वन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, एंड C3 शुगर रेजिड्यू ऑफ द अनदर न्यूक्लियोसाइड. सो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कहाँ बनता है? C3 एंड C5 के बीच में. So manner in which sugar, phosphate and bases are linked with one another of nucleic acid is called as primary structure of nucleic acids. Ribose and deoxyribose दोनों में क्या है? 5 membered ring है. अब यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? OH, OH,
सेकेंड कार्बन पे एंड सेकेंड कार्बन पे, बेसिकली फर्स्ट कार्बन पे भी सेम है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, बाकी सब जगह आपको सेम दिखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका, DNA का। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कनेक्टेड है विद द फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड एंड अ बेस ऑफ द वन स्टैंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन पेयर विद द थायमिन थ्रू द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन का। तो थायमिन किससे कंबाइन कर रहा है, एडेनिन से। सो यहाँ पे एडेनिन कंबाइन कर रहा है, T कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है किसका, हाइड्रोजन का। साइटोसिन कंबाइन कर रहा है ग्वानिन के साथ बाय द ट्रिपल बॉन्ड। सो टू स्ट्रैंड DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. So if one side is a purine, on the other side there will be position of a pyrimidine. If base sequence on the stand is ACT, CGCCA, तो ACTCGCCA, then on the side complementary क्या होगा, A के साथ क्या जाएगा, T, C के साथ क्या जाएगा, G, T के साथ जाएगा A, G के साथ जाएगा C, C के साथ जाएगा G, G के साथ C, G के साथ C और T के साथ A। तो आपको ध्यान रखना कि कंबाइन यही होंगे आपस में और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे। मतलब अगर A कंबाइन हो रहा है तो दूसरी साइड यहाँ पे T ही होगा, यहाँ पे C है तो यहाँ G होगा, यहाँ G है तो यहाँ C होगा, यहाँ T है तो यहाँ A होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे एक दूसरे के। प्राइमरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स देखिए अब इस तरह से DNA का स्ट्रक्चर जो है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन है रेप्लिकेशन करना, इट मीन्स कि एक कॉपी क्रिएट करना, डिवीजन करना, DNA मॉलिक्यूल रेप्लिकेट एंड फॉर्म द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स सो दैट द डॉटर सेल विल हैव द DNA आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। मतलब कि वो बेसिकली अपनी कार्बन कॉपी क्रिएट करते हैं जिससे क्या हो कि जो DNA जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर जाएं। प्रोटीन की सिंथेसिस करना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोडेड ऑन DNA हैज टू बी ट्रांसलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो वो कौन करेगा, DNA करता है। अब ये 2 स्टेप में होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो पहले उनकी ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, उसके बाद वो उसको ट्रांसलेट करता है। जीन एंड जेनेटिक कोड, each segment of DNA molecule code for a specific protein and or a polypeptide is known as the relationship between the nucleotide triplet and the amino acid is called as genetic code. अब जेनेटिक कोड बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह के वो बॉन्ड बना रहे हैं, कौन कैसे कंबाइन कर रहा है, जो हमने ऊपर देखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास वो क्या बनाता है, जेनेटिक कोड बनाता है। अब म्यूटेशन क्या होती है यहाँ पे, अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन बेसिकली केमिकल चेंज है किसमें, DNA मॉलिक्यूल के अंदर, विच लीड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद द चेंज्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस। कि कोई भी अगर कोई केमिकल्स होते हैं या कुछ एक्सपोजर हो गया किसी भी रेडियो एक्टिव का, तो अगर सपोज A के साथ हमें पता है क्या जाना होता है यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए अगर A के साथ T जाना है तो क्या हो सकता है कि A के साथ G चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। सो these changes are caused by radiation, viruses and chemical agent. Majority of changes in DNA are replicated by special enzymes in the cell, but if there is a failure to repair by the enzyme then it can cause mutation. नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। अब हॉर्मोन्स क्या हैं, these are the molecules act as a intercellular messenger. सो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर poured डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम विच ट्रांसपोर्ट them to the site of action. So hormones have the several functions in the body. They help in maintaining the balancing of the body, biological activities of the body. Testosterone is a major sex hormone produced in the males. So next हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आ गया जो है इसका पूरा जो हमारा एक तरह का रिवीजन है और माइंड मैप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड हैं, बायोमोलिक्यूल्स आ गए। तो बायोमोलिक्यूल के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
विटामिन, ये सब क्या है हमारे पास, बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट से ही। मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होती हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं एंड डाइसेकेराइड्स हैं। सो यहाँ पे हम देखें तो मोनोसेकेराइड्स में आ जाएंगे जिसके पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा। सो ग्लूकोज स्टार्च बनता है, सुक्रोज से बनता है, स्टार्च से बनाएंगे, सुक्रोज से बनाएंगे, स्टार्च से बनाएंगे तो हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, बट यहाँ पे सुक्रोज से बनाएंगे तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास दोनों H2SO4 भी और HCl भी। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस आपको दे रखी हुई है यहाँ पे। सो ये आपके पास आ गया स्टार्च और सेलुलोज का। साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, तो जो बेस स्ट्रक्चर है वो क्या है, पायरेन। फ्रुक्टोज में फ्यूरान है, 5 मेंबर्ड होती है, ये 6 मेंबर्ड है। यहाँ पे C1 C4 लिंकेज, ठीक है। देन यहाँ पे देखोगे C1, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ये है, इधर फर्स्ट कार्बन ये है, दोनों पे आप देख सकते हो चेंज। यहाँ पे भी आप फर्स्ट कार्बन पे अल्फा और बीटा फॉर्म का देख सकते हो चेंज है। देन इनके हम देखते हैं रिएक्शन, जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, तो अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो वो स्ट्रेट चेन बना रहा है। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे वो क्या बना रहा है हमारे पास, यहाँ पे NOH कंपाउंड आ रहा है। यहाँ पे HCN के साथ रिएक्शन हो रही है तो CN ग्रुप लग रहा है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक में। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो जो हमारी बीच में जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है CHO वो सेम एज इट इज रहा है, बट हमारे जो OH ग्रुप्स हैं वो सारे किस्म के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं एसिटिक ग्रुप के साथ, एसीटेट आयन के साथ। अब अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या हम CH2OH की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक। डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड क्या होंगे, जिसमें मोर देन बेसिकली लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्टार्च क्या है, पॉलीमर है कौन सा, अल्फा ग्लूकोज पॉलीमर विद 2 कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सेलुलोज आ गया, देन ग्लाइकोजन आ गया। सो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास विटामिन की। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर रिक्वायर्ड इन डाइट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, स्पेसिफिक फॉर द they perform the specific biological function। फैट soluble विटामिन एंड वाटर soluble विटामिन होती हैं। फैट soluble में आ जाएंगी ADEK, वाटर soluble आ गई विटामिन BC। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स हैं किसके, अल्फा अमीनो एसिड्स के। कौन सा उनका ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड में, NH2 एंड COH ग्रुप। क्लासिफिकेशन देखी जाए तो हमारे पास जो अमीनो एसिड उनकी क्लासिफिकेशन होती है एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब देखिए एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कैसे होते हैं, अगर हमारे पास NH2 अगर हमारे पास हुआ मोर हुआ कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे अगर COH ग्रुप ज़्यादा हुए एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप से तो क्या होगा, एसिडिक। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा हुए तो कौन सा होगा, बेसिक। अगर दोनों का अमाउंट सेम हुआ NH2 ग्रुप का और COH ग्रुप का तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। अगर उनकी क्लासिफिकेशन देखें हम ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस तो असेंशियल अमीनो एसिड आ जाएंगे और नॉन असेंशियल आ जाएंगे। असेंशियल वो हैं जो हमें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है और हमें आउटसाइड से लेने पड़ते हैं। नॉन असेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकते हैं। और प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस आ गई, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ग्लोबुलर में स्फेरिकल शेप होती है। सो पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, जब हमारे पास CONH की लिंकेज आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है, हमारे पास जब भी हम कोई भी केमिकल के थ्रू या हीट के थ्रू प्रोटीन को डीनेचर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अनकॉइलिंग होती है, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बट प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहती है। एंजाइम्स क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, they act on the specific reaction for the particular substrate mechanism, reduce the magnitude of the activation energy। DNA fingerprint, unique sequence based on the
डीएनए। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से हैं? क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए में क्या होते हैं? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में है बीटा डी राइबोस। डीएनए में क्या होता है? एजीसीटी और आरएनए में होता है एजीसीयू। ध्यान रखना है एजीसीटी और एजीसीयू होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। न्यूक्लियोसाइड क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ द बेस टू वन ऑफ द शुगर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड बाय द लिंकेज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एट 5 ऑफ द शुगर, 5th पोजीशन ऑफ द शुगर पे। सो आरएनए के टाइप कौन से होते हैं? एमआरएनए, आरएनए एंड टीआरएनए। सो मैसेंजर आरएनए, रिपोर्टर आरएनए एंड ट्रांसलेशनल आरएनए। ठीक है। सो फंक्शन क्या है? केमिकल बेसिस है हेरिडिटरी के, रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो ये था आपके पास कंप्लीट रिवीजन चैप्टर का। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।